इतिहास में ना ये कहानी बार बार दोहराई जाती है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य बिखरता है और उसकी राख से कई नई ताकतें उठ खड़ी होती हैं। तो आज चलिए हम सब मिलकर 18वीं सदी के भारत का सफर करते हैं। देखते हैं कि जब ताकतवर मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था तो उसकी जगह लेने के लिए कौन कौन सी नई शक्तियां मैदान में उतरी। और भारत के मामले में मुगलों के पतन ने एक बहुत बड़ा खालीपन, एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया था। सोचिए, सत्ता का एक ऐसा शून्य जिसे भरने के लिए पूरे उपमहाद्वीप में जैसे एक होड़ सी मच गई थी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये साम्राज्य बिखरा कैसे, मुगल सत्ता आखिर कमजोर पड़ी क्यों। देखिए, हुआ ये कि जैसे जैसे दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह की पकड़ ढीली होती गई, दूर के प्रांतों में जो गवर्नर थे, जो स्थानीय सरदार थे, उन सबने इसमें अपने लिए एक बड़ा मौका देखा। अब माहौल में उथल पुथल तो थी, लेकिन साथ ही मौके भी बहुत थे। ये एक तरह से एक बड़ी शतरंज की बिसात बन गई थी, जहां हर खिलाड़ी अपनी चाल चलने के लिए तैयार बैठा था। और बस यहीं से शुरू हुआ इस दौर का असली संघर्ष। अब इस पूरी उथल पुथल को समझने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। हम क्या कर सकते हैं कि उस दौर में जो नए राज्य बने उन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर देख सकते हैं। इससे यह समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन, कैसे और कहां अपनी ताकत बना रहा था। तो ये 3 रास्ते कौन से थे? पहले थे उत्तराधिकारी राज्य। ये वो थे जो सीधे सीधे मुगल सिस्टम से ही निकले थे। फिर आए नए राज्य, यानी जिन्होंने बगावत करके अपनी जगह बनाई। और तीसरे थे स्वतंत्र राज्य, जो कह सकते हैं कि काफी हद तक पहले से ही आजाद थे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराधिकारी राज्यों की। इन्हें समझने के लिए इनसाइडर्स या अंदर के लोग भी कह सकते हैं। ये असल में मुगल गवर्नर ही थे जिन्होंने बड़ी चालाकी से मुगल सिस्टम का ही इस्तेमाल किया और अपने अपने प्रांतों को एक तरह से अपनी खानदानी रियासत बना लिया। बंगाल, अवध और हैदराबाद ये इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। अब दूसरी तरफ थे विद्रोही। ये वो लोग थे जिन्होंने मुगल सत्ता को सीधी टक्कर दी, बगावत की और लड़ झगड़ कर अपने राज्य कायम किए। मराठा, सिख और जाट ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने अपनी पहचान अपनी मिलिट्री पावर, अपनी सैन्य ताकत के दम पर बनाई। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, स्वतंत्र राज्य। इन्हें हम आउटसाइडर्स भी कह सकते हैं। ये वो इलाके थे जो मुगलों के सबसे ताकतवर दौर में भी कभी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं आए। तो जैसे ही सेंटर में पावर कमजोर हुई, इन्होंने फौरन अपनी आजादी का डंका बजा दिया। मैसूर, केरला और बहुत से राजपूत राज्य इसी की मिसाल हैं। ठीक है, तो अब जब हमने ये कैटेगरीज समझ ली हैं तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं इन ग्रुप्स के कुछ बड़े खिलाड़ियों की, उन लोगों की जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा से उस दौर का इतिहास लिख दिया। अगर हम इन उत्तराधिकारी राज्यों को देखें तो एक बात बहुत दिलचस्प है। इनके जो फाउंडर्स थे, चाहे बंगाल में मुर्शीद कुली खान हो, अवध में सादत खान या फिर हैदराबाद में निजामुल मुल्क, ये सब कभी न कभी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा थे। और देखिए, इन्होंने उसी पुराने मुगल सिस्टम को अपनी नई ताकत की बुनियाद बना लिया। कमाल की बात है ना? और स्वतंत्र राज्यों की बात करें तो मैसूर का तो जिक्र करना ही पड़ेगा। वो सचमुच एक चमकता सितारा था। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान वाकई में कमाल के विजनरी थे। उन्होंने ना सिर्फ वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग का महत्व समझा, बल्कि अपना नया कैलेंडर, नए सिक्के, वजन और माप का नया सिस्टम तक लागू कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी सेना के पास जो रॉकेट थे वो उस जमाने में दुनिया के सबसे एडवांस रॉकेट्स में से थे। वहीं दूसरी तरफ राजपूत शासक कुछ अलग ही कर रहे थे। वो अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत को एक नई पहचान दे रहे थे। और इस मामले में सबसे आगे थे आमेर के राजा सवाई जयसिंह। सोचिए, उन्होंने न सिर्फ जयपुर जैसा शानदार प्लांट शहर बसाया, बल्कि दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर 5-5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज यानी जंतर मंतर बनवाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अब जरा सिखों के उदय का सफर देखिए। ये बहुत तेजी से हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लड़ाका समुदाय की नींव रखी। बंदा बहादुर ने उसे एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स में बदल दिया। और फिर आए महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने पंजाब में एक ताकतवर मॉडर्न साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन अफसोस, उनके जाने के बाद आपसी लड़ाइयों ने इस महान साम्राज्य को कमजोर कर दिया। लेकिन इन सभी नई ताकतों के बीच एक ऐसी शक्ति थी जिसमें सबसे ज्यादा दम था। एक ऐसी शक्ति जो शायद मुगलों की जगह ले सकती थी और एक नया पैन इंडियन एम्पायर खड़ा कर सकती थी। और वो शक्ति थी मराठा।
तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर उनमें इतनी काबिलियत थी, इतना पोटेंशियल था, तो फिर वो मुगल साम्राज्य की जगह क्यों नहीं ले पाए? आखिर चूक कहाँ हुई? और इसका जवाब उनकी अपनी बनावट में ही छिपा है। देखिए, मराठा साम्राज्य असल में एक सेंट्रलाइज्ड राज्य नहीं था। ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ जैसे ताकतवर सरदार परिवारों का कह लीजिए एक गठबंधन था। और सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इनमें आपस में बिल्कुल एकता नहीं थी। ये एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। एक पूरे भारत पर राज करने का कोई एक कॉमन विजन, एक साझा सपना उनके पास था ही नहीं। और यहीं कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब घर के लोग आपस में लड़ रहे हों तो फायदा हमेशा कोई बाहर वाला उठाता है। इन भारतीय शक्तियों की आपसी लड़ाई ने किसी और के लिए दरवाजा खोल दिया था। और सच पूछिए तो यही इस पूरे दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है। ये जितनी भी नई ताकतें थीं, मराठा, मैसूर, हैदराबाद, ये सब एक दूसरे को दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन मानती थीं। किसी बाहरी खतरे से मिलकर लड़ने की जगह ये लोग लगातार आपस में ही लड़ते रहे, एक दूसरे को ही कमजोर करते रहे। और इनकी इसी आपसी फूट ने एक ऐसी बाहरी ताकत के लिए एक सुनहरा मौका बना दिया जो बहुत धैर्यवान थी, बहुत ऑर्गेनाइज थी और बहुत शातिर भी। एक ऐसी ताकत जो आई तो यहाँ व्यापार करने के इरादे से थी, लेकिन अब उसकी नजरें पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने पर थीं। और वो ताकत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की अपनी मशहूर नीति अपनाई। उन्होंने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से एक भारतीय राज्य को दूसरे के खिलाफ भड़काया, उनकी लड़ाइयों में दखल दिया और धीरे धीरे एक-एक करके सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर 18वीं सदी की ये तमाम ताकतवर भारतीय रियासतें अपने आपसी झगड़े भुलाकर एक हो जातीं, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या कहानी कुछ अलग तरह से लिखी जा सकती थी?